हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी है, उसी का ही हम यूनिट फर्स्ट का पहला लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम बहुत सारे प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीजों को नोट डाउन जरूर करते रहिए। और अभी नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो बीएससी 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का पहला पेपर है उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है उसमें हम बहुत सारे प्रकार के रिएजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम हाईली यूज करते हैं, यानी कि इनका हम बहुत सारे रिएक्शंस में ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जिसमें हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस कराते हैं उससे हमारा कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, चाहे वह एल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, या फिर कोई भी प्रकार का हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर फॉर्मेशन होता है तो उस सिचुएशन में जो हम रिएजेंट्स का यूज करते हैं उन्हीं में से ही कुछ ऐसे रिएजेंट्स हैं जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं और उसी के बारे में हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए तो हमारे यूनिट फर्स्ट में आई थिंक 8 से 10 हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मेंशन है और हमारे पास 8 से 10 ही रिड्यूसिंग एजेंट्स भी मेंशन है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हमें एक एक करते हुए बात करना है, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि जो हमारे पास हाईली पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है और इससे क्या क्या चीजें होती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ चुकी हैं तो एक एक करते हुए अब चलिए बात करते हैं। अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ ही चुके होंगे, सभी चीजों को नोट डाउन करते रहिए। हमारा जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है रिएजेंट्स। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे प्रकार के रिएजेंट्स पर बात करते हैं और ये जो रिएजेंट्स होते हैं इनका हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। तो रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस लिख लीजिए। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम इनका यूज करेंगे, या फिर ऑर्गेनिक सिंथेसिस लिख लीजिए या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले बात करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे सिलेबस के अंतर्गत जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए कि हमारे पास जो सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो 1 नंबर डालते हुए लिखिए, इसका नाम है DDQ। ठीक है, पहला पॉइंट ऐसे लिखिए। पहला पॉइंट हमारे पास जो कंपाउंड है उसका नाम है DDQ। ठीक है, अब ये DDQ हमारे पास एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि हाईली पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप सभी को 2 डिफिनीशन याद होने चाहिए। पहला तो ऑक्सीडेशन, अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर बहुत थोड़ी सी चीज़ें आप सभी को बता देता हूं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमें यहाँ पर एकदम बेसिक डिफिनीशन ही समझना है और ज़्यादा डिफिनीशन की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन का एडिशन, रिडक्शन मतलब क्या, हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक है, या फिर आप दूसरे रेफरेंस में भी बात कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या कि हाइड्रोजन का यहां से निकलना, यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हो। ठीक है, और रिडक्शन मतलब क्या कि यहां से ऑक्सीजन का निकलना हो। ठीक है, तो इसी को ही हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं, जो कि इसका सबसे बेसिक डिफिनीशन है और इसी की सहायता से ही हमारा यह यूनिट फर्स्ट जो है वो पूरी तरीके से कवर भी होगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको समझा दूंगा, अदरवाइज आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आई थिंक ये हम लोग 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है DDQ। अगर इसका पूरा नाम पर बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है 2,3 डाइक्लोरो। ठीक है, डाइक्लोरो, और इसमें हमारे पास होता है 2,3 डाइक्लोरो एंड यहाँ पर हमारे पास होता है 5,6। ठीक है, डाइसाइनो। ठीक है,
बेंजोक्विनोन इसका नाम है, ठीक है, बेंजोक्विनोन, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? 2,3-डाइक्लोरो-5,6-डाइसाइनो-बेंजोक्विनोन। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो अभी इसका स्ट्रक्चर भी आपको समझाऊंगा, सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। बस पहले आप लोग चीजों को ध्यान से एक एक करते हुए पहले इनका हम बेस बनाते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सके, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो यह एक हाई पावर का डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इट इज, यानी कि DDQ, ठीक है, इट इज अ वेरी पावरफुल, ठीक है, वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। यहां पर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि डिहाइड्रोजिनेटिंग, ठीक है, हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है, ठीक है। अगर यहां पर हम बात करते हैं तो यह बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो ऐसा समझिए, ठीक है, DDQ जो होता है, ठीक है, DDQ इज यूज्ड इन, ठीक है, इज यूज्ड इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यूज करते हैं। और साथ ही साथ अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो अगर आप केवल हेडिंग ही दे रहे हैं तो इसका दूसरा भी सेंटेंस ऐसे बनाया जा सकता है कि द फुल फॉर्म ऑफ, ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ DDQ इज, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हमारे पास होगा जो ऊपर मैंने लिखा है 2,3-डाइक्लोरो 5,6-डाइसाइनो बेंजो, ठीक है, क्विनोन, ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसके बारे में हम पहले और भी चीजों को जानते हैं, फिर उसके बाद चीजों को लिखेंगे। ये तो मैंने बस इंट्रोडक्शन आपको लिखवा दिया ताकि कुछ चीजें मटेरियल रहे लिखने के लिए। अब यहां पर इसका हम स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, तब उसके बाद हम चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो स्ट्रक्चर हेडिंग देकर लिख सकते हैं या फिर आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल स्ट्रक्चर हेडिंग दे देता हूं, ठीक है। स्ट्रक्चर, अगर इसके हम स्ट्रक्चर पर बात करते हैं तो द स्ट्रक्चर ऑफ DDQ, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ DDQ इज, हमारे पास जो DDQ का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, यहां पर ध्यान दीजिए। अगर इसके नाम पर हम जाते हैं, जो कि इसके नाम से ही हमें देखना है, तो बेंजोक्विनोन पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास हो गया बेंजीन रिंग, ठीक है। और क्विनोन पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास ये पहला पोजीशन है, तो ये हमारे पास, अगर मैं इधर से काउंटिंग कर रहा हूं तो ये हमारे पास दूसरा पोजीशन होगा, ये हमारे पास तीसरा पोजीशन होगा, ये चौथा पोजीशन, ये पांचवा पोजीशन, ये छठा पोजीशन। तो 2-3 यानी कि ये दूसरे और तीसरे पोजीशन पर 2 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि एक क्लोरीन ग्रुप यहां पर जुड़ा है, एक क्लोरीन ग्रुप यहां पर जुड़ा है, ठीक है। 5-6 यानी कि यहां पर 5 और यहां पर 6 पर हमारे पास साइनो ग्रुप से जुड़े हैं, तो इसलिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो CN यहां पर जुड़ा है, CN यहां पर जुड़ा है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है या फिर इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या कहलाता है, यही DDQ कहलाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हो रहा हूं, ठीक है। और इसके बारे में अगर बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं तो यह एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि मॉइस्चर के प्रेजेंस में, अगर कहीं किसी रिएक्शन में मॉइस्चर का प्रेजेंट होगा तो उस सिचुएशन में इसका जो पावर हो जाता है बहुत ही डिक्रीज हो जाता है, इसका जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है अभी समझाता हूं। क्योंकि जब हम DDQ का वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यह खुद ही डिकम्पोज होने लग जाता है, और यह जब खुद ही टूटना शुरू हो जाएगा तो यह किसी और से
किस प्रकार से तेजी से रिएक्शन कर पाएगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये खुद ही मजबूर हो जाएगा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कहां से कर पाएगा। इसलिए अगर हम बात करते हैं तो यहां पर लिख लीजिए कि दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड, ठीक है, इज यूज्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन, ठीक है, एनहाइड्रस कंडीशन, ठीक है, क्योंकि अगर हाइड्रस कंडीशन हुआ यानी कि हमारे पास अगर किसी भी प्रकार से मॉइस्चर पाया गया, नमी पाया गया, तो उस सिचुएशन में यह रिएक्शन नहीं करेगा बल्कि यह खुद ही डिकम्पोज होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड, इसका हम यूज करेंगे किसमें, इज यूज्ड इन इनर्ट, इज यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, लिखिए, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, ठीक है, इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में यह रिएक्शन करता है। अब इनर्ट सॉल्वेंट पर अगर बात करते हैं तो बहुत सारे इनर्ट सॉल्वेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास बेंजीन हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हो गया, डाईऑक्सेन हो गया। डाईऑक्सेन तो बहुत ही अच्छा प्रकार का यहाँ पर एक इनर्ट सॉल्वेंट के रूप में काम करता है और उसी के प्रेजेंस में ही मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि DDQ जो होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उन चीज़ों को भी मेंशन कर लीजिए कि यहाँ पर हम अगर बात करते हैं तो बेंजीन होता है हमारे पास, दूसरा हमारे पास हो गया बेंजीन, पहला हो गया, दूसरा हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हो गया। ऐसे ही हमारे पास हो सकता है डाईऑक्सेन। ठीक है, डाईऑक्सेन तो लिखना बिल्कुल भी मत मिस करिएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक हुए, कुछ पॉइंट्स हुए जो कि हमने अपने DDQ के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो ये बस हमने आप सभी को इंट्रोडक्शन अभी DDQ का दिया है। अब चलिए इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब है कि हमें इसके ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी पर बात करना है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर पर हमें बात करना है कि ये किस प्रकार से रिएक्शन को कराता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक ही रिएक्शन हम यूज करेंगे और उसी से ही चीजों को समझ लेंगे। तो दी ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है, दी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ DDQ इज शोन बिलो। ठीक है, हम इस प्रकार से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, तो आइए सबसे पहले मतलब एक ही रिएक्शन के द्वारा ही देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे एल्कीन पर। एल्कीन पर हमें बात करना है। एल्कीन हैविंग, ठीक है, ऐसे लिखिए, एल्कीन हैविंग एट लीस्ट वन हाइड्रोजन, ठीक है, वन हाइड्रोजन on both allylic and homoallylic कार्बन। अभी ये क्या होता है समझाता हूं। ठीक है, homoallylic कार्बन। ठीक है, समझ रहा है इस बात को कि मैंने यहां पर क्या लिखा है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर उसके बाद हम फर्दर चीजों को कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा कि हमारे पास एक एल्कीन है जिसके पास एट लीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, किस पर, एक एलाइलिक कार्बन पर, और दूसरा हमारे पास है होमो एलाइलिक कार्बन पर। तो ये एलाइलिक कार्बन और होमो एलाइलिक कार्बन एक्चुअली होता क्या है, तो सपोज करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक एल्कीन है। सपोज क्या करना है, ये तो हमारे पास एक एल्कीन ही है। ठीक है, तो इस एल्कीन के इस कार्बन के, चाहे आप इस कार्बन को पकड़िए चाहे इस कार्बन को पकड़िए, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, मतलब कि हम सपोज कर लेते हैं यहां पर एक कार्बन है। ठीक है, तो इस कार्बन को ही हम कहते हैं कि यह एलाइलिक कार्बन है। ठीक है, और इस कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन, उसे हम कहते हैं कि यह होमो एलाइलिक कार्बन है। ठीक है, एंड सपोज कर लेते हैं कि यहां पर हमारे पास आगे चलते हुए एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है।
तो अब इसी को ही बस बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2 बॉन्ड बना हुआ था तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 2 बॉन्ड बना हुआ था 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। तो अब आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा एल्कीन है जिसके एलाइलिक कार्बन के पास भी कम से कम 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसके होमो एलाइलिक कार्बन पर भी बात करते हैं तो कम से कम 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस प्रकार का एल्कीन ही DDQ के साथ इजीली ऑक्सीडाइज होता है, और हमारे पास किस चीज का प्रिपरेशन करता है अभी रिएक्शन के द्वारा हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज हम बात करें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैंने इसे इरेज किया क्योंकि इसे मैं बस आपको समझाने के लिए लिखा था, और यहाँ पर अब चीजों पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि एल्कीन हैविंग एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन ऑन बोथ एलाइलिक एंड होमो एलाइलिक कार्बन इजिली ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज विथ DDQ। ठीक है, अब ये कैसे होता है रिएक्शन, आइए बात करते हैं। अगर हम रिएक्शन पर बात करते हैं तो हमारे पास एक एल्कीन है, जो मैंने एल्कीन अभी बनाया था उसी चीज को मैं फिर से बना दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास एक एल्कीन है जिसके पास एलाइलिक एंड होमो एलाइलिक कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका जब हम DDQ के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है, तो यह मैंने ऑलरेडी बताया कि हम इनर्ट सॉल्वेंट का उपयोग करेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हम डाईऑक्सेन का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब यह डाईऑक्सेन के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, और हमने आपको बताया था कि DDQ जो होता है यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट है। तो यह क्या करेगा, इस कार्बन का जो यहाँ पर प्रेजेंट 1 हाइड्रोजन है, यानी कि एलाइलिक कार्बन और होमो एलाइलिक कार्बन के पास जो प्रेजेंट 1 हाइड्रोजन है, उन दोनों को ही यहां से बाहर निकालेगा और इनके बीच एक डबल बॉन्ड को क्रिएट कर देगा, लाइक दिस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, एंड यहां से 1 हाइड्रोजन को बाहर निकाला, यहां से भी 1 हाइड्रोजन को बाहर निकाला। तो ये दोनों कार्बन एक और बॉन्ड को बना लेगा, और ये इस प्रकार से हमारे पास एक एल्कीन डाईइन का फॉर्मेशन कर लेगा, एल्क डाईइन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं वो DDQ के साथ बाहर निकल जाते हैं, लाइक दिस। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास DDQ हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाता है OH, यहाँ पर हमारे पास साइनो ग्रुप आ गया, यहाँ पर भी हमारे पास साइनो ग्रुप आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है क्लोरीन, तो पहले से ही प्रेजेंट था, एंड यहाँ पर हमारे पास OH हो जाता है, यानी कि एक हाइड्रोजन जाकर यहाँ पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से पूरा ऑक्सीडेशन होता है। अब ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैं फिलहाल यहाँ पर एक जनरल एल्कीन को ले लिया था, और उसी की सहायता से मैंने दिखाया कि हम DDQ की सहायता से कैसे एक पावरफुल डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट की सहायता से हम कैसे इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हमने इन चीजों पर बात किया। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने बात कर लिया कि डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट क्या है, देन हम अपने अब बात करते हैं कि कैन क्या है। ठीक है, और उन चीजों पर भी बहुत ही तेजी से अब बात करेंगे। तो स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, तो मैं इसे इरेज करता हूं। ठीक है, उसके बाद हम अगले कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं, अगले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये हमने अपने पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर काफी ज्यादा समय दिया है, लेकिन अब इसके बाद के जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उन पर हम बहुत ज्यादा टाइम देंगे नहीं, और फटाफट से चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पहला था इसलिए मैंने ज्यादा टाइम दिया, ताकि आप लोग चीजों को पहले रिलेट करना सीख लें, उसके बाद हम चीजों पर फटाफट से बात करेंगे। ओके, तो अब चलिए बात करते हैं कि कैन क्या है। कैन मतलब कि आइए बात करते हैं, अभी समझाता हूँ। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। कैन में थोड़ी ज्यादा चीजें हमें और डिस्कस करनी रहेंगी, तो तेजी से ही बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, हेडिंग दीजिए कैन। कैन मतलब हमारे पास एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका नाम है सीरियम। ठीक है, सीरियम ऐसे लिखिए, सेरिक। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। ओके, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये हमारे पास कैन का
पूरा नाम है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या नेचर पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने पूरा नाम लिख दिया है, तो आप लोग इसी को ही एक सेंटेंस बनाते हुए भी लिख सकते हैं, जैसे कि इट इज आल्सो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कैन, द फुल फॉर्म ऑफ कैन इज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेंटेंस ऐसे ही बन जाएगा, तो आप लोग बना लीजिएगा, मैं फिलहाल यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट मुद्दे पर ही बात करता चल रहा हूँ। दी मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, दी मॉलिक्यूलर फार्मूला इज, हमारे पास जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो यह एक एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वह होता है NH4 का 2 टाइम्स Ce, एंड यहाँ पर हमारे पास होता है नाइट्रेट, यानी कि हमारे पास हो गया NO3, और इसका 6 टाइम्स यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अभी हम इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला पर भी बात करेंगे, ये मैंने जनरल साइज का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कैन भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। ठीक है, तो इन चीजों को भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यह हमारे पास एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम यह भी मेंशन कर सकते हैं कि इट इज अ लुईस एसिड। ठीक है, लुईस एसिड यानी कि यह एक बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट का भी काम करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो यह एक रेड कलर का मतलब कंपाउंड होता है, यह एक सॉलिड स्टेट में एक्चुअली पाया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जरूरी नहीं है मेंशन करना, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं तो जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है यह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बहुत ही ईजिली सॉल्वबल होता है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स में भी बहुत ही ईजिली यह सॉल्वबल है। ठीक है, तो उसे आप चाहे तो मेंशन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर उन चीज़ों को नहीं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं लिखवा देता हूँ कि इट इज सॉल्वबल, ठीक है, सॉल्वबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर मेंशन कर लीजिए एंड इन वाटर। ठीक है, यानी कि यह एक्वस मीडियम में भी बहुत ही अच्छा सॉल्वबल दिखेगा। ठीक है, अब इसके अगर स्ट्रक्चर पर बात करते हैं तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा स्ट्रक्चर। वैसे स्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत तो नहीं है हेडिंग की, लेकिन मैं फिलहाल अलग पोर्शन करते हुए चीज़ों को मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर पर बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि यह एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो हमारे पास सेंट्रल एटम होता है वो मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर NO3 जो है वह 6 टाइम है, तो वो कैसे जुड़ा रहता है आइए बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन है, इससे हमारे पास एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की सहायता से जुड़ा रहता है, दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की सहायता से, सिंगल बॉन्ड की सहायता से। ठीक है, सिमिलरली तो यह यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप्स हैं वो 6 टाइम्स हैं, वो ऐसे ही जुड़े रहेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 ऐसे हो गया, 3 ऐसे में बना लेता हूँ। ठीक है, चाहे जैसे आप बना सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह तो एक 3 डायमेंशनल फिगर है, मैं बस ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर मैंने छठे अपने नाइट्रो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर हर एक ऑक्सीजन इस प्रकार से यहाँ पर सीरियम से बॉन्ड बनाए रखता है। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पर क्या होता है कि वैसे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर नहीं भी बनाना चाहते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं फिलहाल यहाँ पर बनवा दिया हूँ। ठीक है, और इसके अगर बात करते हैं तो इसमें जो अमोनिया होता है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बाहर जुड़ा रहता है, NH4 का 2 टाइम्स। अगर यहाँ पर NH4 का 2 टाइम्स हटा देते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर
-2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये +2 टाइम्स के रूप में आकर जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर -2 टाइम लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास कैन का क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है। तो अब इसके बारे में आप लोग और भी चीजों को जानना चाहते हैं तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसके कुछ रिएक्शंस पर बात कर लेते हैं ताकि और भी चीजों को हम समझ पाएं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो इसके द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा अल्कोहल इसके द्वारा ऑक्सीडाइज होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो ही चुका होगा, तो मैं इरेज कर रहा हूं और उसके बाद हम चीजों को और डिस्कस करते हैं, ओके, ठीक है। ये पहला हमारे पास पहले यूनिट का पहला लेक्चर है, तो चीज़ों को हम आराम से हौली हौली चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम और भी तेज़ी से चीज़ों को लेकर चलेंगे, अभी फ़िलहाल चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, तो स्टार्टिंग में चीज़ें आराम से ही करनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो जल्दी चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आइए बात करते हैं अब इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर पर। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए कि देयर आर, ठीक है, देयर आर फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है, नीचे दिए हुए रिएक्शंस हैं, सोज, ठीक है, दिखाते हैं इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है। इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर को यहां पर दिए हुए नीचे कुछ दिए हुए रिएक्शंस दिखाते हैं। सबसे पहले अगर पॉइंट पर बात करते हैं तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। सेंटेंस को यहां पर नहीं लिखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। यहां पर हम एल्कीन नहीं, यहां पर एल्कीन जरूरत नहीं है, एल्कीन तो हमने पिछले वाले में डिस्कस कर लिया था। यहां पर आप लोग लिख लीजिए सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है। हमने यह बात पहले ही डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वह इसके द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं होता। एक्चुअली जब हम प्राइमरी अल्कोहल का इसके द्वारा ऑक्सीडेशन करने के लिए प्रोसेस करते हैं तो ऐसा देखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, कोई भी इफेक्ट कैन का प्राइमरी अल्कोहल पर पड़ता ही नहीं है। लेकिन जब सेकेंडरी अल्कोहल पर बात किया गया तो सेकेंडरी अल्कोहल कैन के द्वारा बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। और हम यह बात जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जब यूनिट 3 यूनिट 4 की तरफ पहुंचेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है वह जब ऑक्सीडाइज होता है तब वह फॉर्मेशन करता है कीटोन का, ठीक है। तो उस चीज को यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल और जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो जब ऑक्सीडाइज होता है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सहायता से, तो उस सिचुएशन में वह फॉर्म करता है एल्डिहाइड का। और जब सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो यह फॉर्म करता है कीटोन का। और जब हम टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वह किसी भी प्रकार का कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं शो करता है, ठीक है। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज विथ, ठीक है, ऑक्सीडाइज विथ कैन एंड आप लोग मेंशन कर सकते हैं एंड फॉर्म कीटोन, ठीक है। तो यहां पर कैसे होता है, सेकेंडरी अल्कोहल पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड, यहां पर आप ऐसे लिखिए, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH एंड यहां से हमारे पास CH3 जुड़ा। इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास एक ही कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसका हम कैन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो जब हम कैन के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ से कीटोन ग्रुप का फॉर्मेशन कर ले जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O मैंने लिख दिया एंड यहाँ पर हमारे पास CH3 आ गया, ठीक है। या फिर आप इसी को ही टिल्ट करते हुए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने टिल्ट किया वैसे आप वहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। एंड ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया कीटोन, ओके, समझ में आई बात।
अब यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी की सहायता से इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर पर बात किया। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे प्रॉपर्टी की सहायता से, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल, ठीक है, बेंजिल एल्कोहल पर बात कर लेते हैं, ठीक है। बेंजिल एल्कोहल पर जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, आइए बात कर लेते हैं, चीज़ों को समझेंगे तभी ना जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेंटेंस को मेंशन कर ही सकते हैं, सेम सेंटेंस ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट पर फोकस नहीं करना, हमें यहाँ पर यह फोकस करना है कि कैन के द्वारा कौन कौन से कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। वैसे अगर बात किया जाए तो कैन के द्वारा बहुत सारे कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बट हम कुछ स्पेसिफिक ही यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम अपने दूसरे पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर हम अगर बात करते हैं तो बेंजाइल एल्कोहल पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास हो गया बेंजीन रिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास CH2 ग्रुप हो गया एंड इससे हमारे पास एक OH ग्रुप जुड़ा है, तो इस कोई वजह से इसको हम कहते हैं बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, किसके प्रेजेंस में, कैन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर CH2OH है, ठीक है, CH2OH है, यानी कि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में यह जब ऑक्सीडाइज होता है तो यह एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया बेंजीन रिंग एंड यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो CHO का प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास बेंजल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। तो बेंजाइल एल्कोहल जो होता है वह बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन करता है कैन के प्रेजेंस में, ठीक है। अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि ये हमारे पास है बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है, एंड ये हमारे पास हो गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं तो सोचा था कि इसमें एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर हम बात करेंगे, लेकिन लगता है इस लेक्चर में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम एक और रिएक्शन पर बात करते हैं जिसमें हम थायो ईथर्स पर बात करेंगे, ठीक है, कि थायो ईथर्स का किस प्रकार से कैन के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है। तो यह सल्फॉक्साइड का प्रिपरेशन करता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो चुका है, ठीक है, हो गया ना स्क्रीनशॉट, ओके। मैं इरेज करूं, ठीक है, चलिए अभी इरेज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने 2 प्रॉपर्टी के द्वारा देखा, अब तीसरे प्रॉपर्टी पर हम बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको जरूर समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो बस इतना ध्यान रखिए कि ये पहला लेक्चर है, तो पहले ही लेक्चर में भाग मत जाइएगा, चीज़ों को बस अच्छे से हौली हौली धीरे धीरे करते हुए समझते हुए चलिए, उसके बाद आप लोग सारी चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये सारी चीज़ें, बस हम समझ लीजिए अभी हम गिनती सीख रहे हैं, ऐसे आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अभी हमें पढ़ाना सीखना बाकी है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अपने तीसरे हेडिंग दीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा कि ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ थायो ईथर्स, ठीक है। थायो ईथर्स का हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर आप सेंटेंस लिखना है तो लिख लीजिएगा कि थायो ईथर्स आर इजीली ऑक्सीडाइज विथ कैन, ठीक है। और उसके बाद होता क्या है रिएक्शन, आइए बात कर लेते हैं। तो अगर हम एक थायो ईथर ऐसे ले लेते हैं, लेट अस सपोज C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड एक मिनट, थायो ईथर हमारे पास होगा ना, तो ये हमारे पास ऐसे हो गया एंड C6H5 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया थायो ईथर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यस है तो इसलिए थायो हो गया। तो अब ये क्या होता है, इसका जो हम कैन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सल्फॉक्साइड का प्रिपरेशन होता है। वो कैसे होता है, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो C6H5 जैसे के तैसे ही रहेगा, सल्फर से डबल बॉन्ड की सहायता से ऑक्सीजन जुड़ जाता है, बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है। और यहाँ पर थायो ईथर्स जो होते हैं, ठीक है, थायो ईथर्स क्या हो गए, सल्फॉक्साइड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और ये बातें आपको बस इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये बातें पूछी जा सकती हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कैन के द्वारा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स पर अगर बात करते हैं तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स भी लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिया था, दोनों तरफ एरिल ग्रुप को लिया था, इस बार हम एरोमेटिक ग्रुप के बजाय यहाँ पर हम एल्किल ग्रुप ले लेते हैं,
ठीक है। तो एक साइड मैंने एरोमेटिक ले लिया, एक साइड हमने एल्किल ले लिया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास हो सकता है कि दोनों साइड ही हमारे पास एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक एल्किल ग्रुप हो गया। CH3 के जहां पर आप C2H5 को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका हम कैन के द्वारा इजीली ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, ओके। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमारे पास सल्फर ऑक्साइड का प्रिपरेशन करना है, इसलिए सल्फर से बस ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास C6H5 सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हमारे पास CH3 हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारे पास हो गया सल्फर ऑक्साइड का प्रिपरेशन, ठीक है। हमारे पास जो रिएजेंट्स हैं उनका सेम ही नाम लिखना है। सल्फर ऑक्साइड्स हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म हो रहे हैं, उनका भी सेम ही नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पर कैन हमने दिखाया है। इसमें अगर बात करते हैं तो कैन भी कई और भी प्रकार के रिएजेंट्स के प्रेजेंस में क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। जैसे कि अगर बात किया जाए तो Na2CO3 के प्रेजेंस में भी यह बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। वैसे हमने यह ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि जो हमारे पास कैन होता है या किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बहुत ही इजीली सॉल्वेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। अब अगले लेक्चर में हमें डिस्कस करना है सेलेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि और भी कितने प्रकार के हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि 2 लेक्चर में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कवर कर लेंगे, 2 लेक्चर में हम रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि 3 लेक्चर लग जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं एक ही लेक्चर में सारी चीज़ों को कवर कर दूंगा। चलिए इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ध्यान रखिएगा कि यह इस यूनिट का पहला लेक्चर है और यह पूरे पेपर का पहला लेक्चर है, और यहीं से आप चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो भागना नहीं है। चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो रिवीजन करिए, चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। बस ये अभी इंट्रोडक्शन चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अभी तो हमने कुछ बस ऐसा समझ लीजिए कि अभी हम घर पे बस चीज़ों को शुरू कर रहे हैं करना, ठीक है। अभी हमें महायुद्ध बाकी है चीज़ों को, और जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने लेक्चर को पसंद कर रहे होंगे और चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।